हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं, ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिना मतलब का प्रेशर आपके माइंड पर और हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे उम्मीद लगाए हैं, तो सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी बातें बता दे बच्चों जो आपको फिजिक्स के पेपर में ध्यान में रखना है। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले यह समझना चाहिए कि फिजिक्स कोई मूली गाजर नहीं है कि जिसे आसानी से चबा लीजिए। ठीक है ना, फिजिक्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो हर सेट में होंगे, और यही चीज आपके हर एक पेपर में हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उसके मतलब ही नहीं समझ पाए। शुरू से हम यही बताते चले आए हैं, क्योंकि कभी कभार बड़ा हर्ट होता है ऐसे कमेंट को देख करके जो बोलते हैं फालतू के बकवास करते हो, पढ़ाते हो। ठीक, लेकिन एक दो बच्चों के चक्कर में भाई हम 99% जो बच्चे हमसे उम्मीद लगाए हैं, हम उनकी उम्मीदों को पानी नहीं फिरने देंगे। आपको हम आज बताने वाले हैं बच्चों कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, और आपको ये बताएंगे कि इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में आपने पढ़ा ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जिसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसको आपने हूबहू क्वेश्चन को आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक होते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। फिजिक्स में यही करना होता है। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे तो मान लेते हैं कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला पता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन कर रहा है भाई उनके क्या है, दिमाग से बाहर है। ठीक है ना, यानी आउट ऑफ माइंड है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन घुसता ही नहीं। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। नाम है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र आ गया, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है रसगुल्लों, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A। ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे K होता है इंटू A अपॉन D। ये फार्मूला होता है, हमें पता है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, हम सभी जानते हैं किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, और 5 नंबर पे इस पे डेरिवेशन पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है। अब यहां से देखिए बच्चों, फार्मूला अगर आपको पता है तो यहां से कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, यानी जो C है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, K के। ठीक है ना, K के अनुक्रमानुपाती है, पहला चीज हो गया। ठीक है ना, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला हो गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा चीज है यही जो C है, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो क्या है, प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। और तीसरा चीज निकल कर क्या निकल कर सामने आ रहा है रसगुल्लों, तीसरी जो चीज है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भाई ये इसके समानुपाती नहीं होगा एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एक अचर पद है, और अचर पद भाई इसमें हम नहीं काउंट करते हैं, ये पता होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना आसान हो गया है ना, क्वेश्चन का आंसर कितना आसान होगा। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, यही लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर या राशियों पर निर्भर करती है। पहला लिखेंगे कि क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युत पदार्थ का मतलब जैसे हमने बताया ना, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी चीज। ठीक, तो परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, यह समानुपाती होती है। दूसरा लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है लिखेंगे कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा है। ये टेक्निकल क्वेश्चन कुछ बनते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई हमने समांतर प्लेट संधारित्र धारिता बताया सेम वही आना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि भाई जो आपने पढ़ाया नहीं आया। अरे रसगुल्लों, ध्यान में समझना कि जो क्वेश्चन बताए हैं हर एक सेट में, 7 सेट में अगर वही क्वेश्चन दे दे तो क्या बात है भाई, हमारा काम तो और भी आसान हो जाएगा। तो वो चूतिया नहीं है, एक में अगर उठाएंगे ये तो अलग में, किसी में ये पूछ लेंगे तो किसी में इसी पर न्यूमेरिकल दे देंगे, तो किसी में इसी पर निगमन।
तो यानी इसी टॉपिक से घुमाकर हर एक पेपर में क्वेश्चन बना देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन जिससे कह रहा है बच्चों, एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमान का जो अनुपात है क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है, तो कह रहा है कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। यह भी 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। 2019 में देखिए, 20 में देखिए, 21 में देखिए, 22 में देखिए। अब भाई 23 में आए या ना आए, लेकिन क्या है इसको थोड़ा इधर उधर बदलकर वैल्यू बदलकर देगा। ठीक, तो इसमें बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस के लिए एक हमने कई बार बताया है। ठीक, जिन बच्चों ने देखा है हमारे शुरू से वीडियो को, तो भाई उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 4 दिन से चैनल से जुड़े हैं, अब 4 दिन में उनको आइंस्टाइन बना देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो देखिए ये लंबाइयों का अनुपात है, ये द्रव्यमान का। तो ये प्रतिरोधों और लंबाई और के बात करें द्रव्यमान में जो संबंध होता है, तो यानी R1:R2:R3 बराबर होता है बच्चों L1² अनुपाते L2² अनुपाते L3² यही होता है। अब मतलब क्या है, इन्हीं का भाई रेशियो रख दो। रेशियो अगर हम रख देंगे बच्चों ध्यान से, L1² यानी 9/M1 कितना है, 1 है। अनुपात हो गया L2² मतलब 4 हो गया। अनुपात इसका कितना है, 2 है। और अनुपात L3 क्या है, L3 हाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, अपान M3 क्या है, 3 है। अब देखिए हमें अगर इसको हटाना है भाई, अगर मान लेते हैं इसको ये काट कर 2 आ गया है ना, तो यहां से क्या निकल कर आया बच्चों, ये आपका अनुपात आ गया 9:2:1:3। लेकिन अगर इसको हटाना है, समझना, नीचे अगर हम ये अनुपात के रूप में इसको थोड़ा दूर रख देते हैं, भी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। 9 अनुपात कितना निकल आया था, 2 अनुपात, और यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर 1/3 था। तो देखिए नीचे से गायब करना है, यानी गायब करते हैं तो इतने जितना है उतने से हम सब में गुणा करा देते हैं। आपने रेशियो को पढ़ा होगा, ठीक, तो अच्छे से ये चीज मालूम होगा। तो आपका आंसर कितना आया, ये 9×3=27 हो गए। अनुपात में ये 2/3 6 हो गए, और ये अनुपात में ये कट गया भाई साहब 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, 27:6:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स वगैरह में देखोगे, किसी क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना, इसे एक पेज में खींचा है। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक सेट में आता है। अब वही बात होती है बच्चों, 7 सेट बनते हैं, तो भाई 5 सेट तो इतना आसान बनते हैं। हमने शुरू से इस बात को बताते चले आए हैं कि भाई 5 सेट एकदम आसान मिल रहा है, 1-2 सेट इतना टफ आ रहा है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम पेपर थोड़ी बनाने बैठे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना। जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, तो कह रहा है कि प्रतिरोधकता अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझना, यह भी टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 3 नंबर वाले हैं, इस बात का ध्यान देना, इसको छोड़ करके देखिए। इसमें कह रहा है कि एक तार की लंबाई, अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या, बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख करके भाई उनका पसीना छोड़ जाता है, करेंगे क्या, ठीक, क्योंकि जिन्होंने साल भर मस्ती की है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने बताया ना बच्चों, इतना आसान भी नहीं होता है जितना आप समझते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो वो भाई जो पागल नहीं है, जो दिन रात साल भर 2 साल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपकी तरह मजे करते, पबजी फ्री फायर में मस्त रहते। तो इस बात का ध्यान देना। चलिए इसमें कह रहा है कि भाई क्या है, प्रतिरोध पर, तो देखिए बच्चों, जब भी लंबाई को खींचकर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1/3, 2/3, 1/4 की बात की जाए और प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए, तो एक फार्मूला हमने बताया था। देखिए पहले वाले के लिए एक फार्मूला बताया था बच्चों, नया प्रतिरोध बराबर एक फार्मूला बताए थे, नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या चीज बच्चों, पुराना प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध में कह रहा वही चीज भाई, नया प्रतिरोध हम मान लेते हैं R', तो लंबाई ये n है क्या, जो गुना गुनी है वही वाला, 2 गुना कर रहा है, 2 स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद पुराना प्रतिरोध क्या है भाई, पुराना प्रतिरोध हम मान लेते हैं R ही है, नहीं दिया है, ठीक। तो R' बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4R, यानी पुराना जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। यानी तार की लंबाई को अगर हम 2 गुना खींच देंगे तो प्रतिरोध भी कितना, 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बच्चों? देखिए, जो प्रतिरोधकता है वो चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी चालक किस पदार्थ का बना है उस पर निर्भर करता है, चालक यानी तार पर नहीं। इसलिए प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। और तीसरा कह रहा है बच्चों, तीसरी चीज पूछ रहा है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुगमन जो वेग होता है वो लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई भी इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ये हो जाएगा, यानी जो अनुगमन वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, लंबाई देख लेते हैं 1/L, तो 1/2, यानी जो अनुगमन वेग हो जाएगा वो कितना, आधा हो जाएगा। 2 गुना लंबाई कर रहा है भाई, तो ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई क्या है भाई, 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, L का मान रखेंगे तो अनुगमन वेग भी क्या हो जाएगा, 1/2 यानी आधा हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको थोड़ा आपका दिमाग का IQ लेवल चेक किया जाता है। एग्जामिनर भी 1-2 क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे ही देते हैं कि भाई लड़के के अंदर कुछ मेंटल एबिलिटी है कि बस ऐसे ही मुंह उठा के चला गया है पेपर देने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो, तो कह रहा है कि उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें दिया है कि जो अल्फा का द्रव्यमान है वो क्या है, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान मतलब जो का 4 गुना है। ठीक है ना, ये चीज आपका दिया है। ठीक। चलिए अब यहां पर देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो। हमें पता है एक फार्मूला हमें कि लैम्डा बराबर H/P होता है। ठीक, यहां से हम करेंगे बच्चों, तो लैम्डा बराबर H/, अब P बराबर P संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम लेमडा, सबसे पहले लेमडा P निकालेंगे तो लेमडा P बराबर क्या हो जाएगा, H/mp × v। क्यों? क्योंकि भाई वेग क्या है, ये चाल, मतलब इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो यही, हाँ चालों का अनुपात, तो ये यहां पर Vp लिख देंगे और ये हो जाएगा। इसी तरह हम अल्फा कण का निकालेंगे तो अल्फा कण का जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा बच्चों, अल्फा कण का जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वो भी H/, यहां पर हम लिखेंगे m∞, उसके बाद v∞। ठीक। अब यहां से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, लेमडा P/, लेमडा अल्फा बराबर, इनका जब रेशियो निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, जब रेशियो निकालेंगे तो कुछ कटेगा, क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये चीज ऊपर चला जाएगा भाई, ये चीज देखिए 1 ये रहेगा, फिर बटे में 1 ये, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, यानी m∞ क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा इंटू v∞, और नीचे क्या हो जाएगा mp इंटू क्या हो जाएगा, ये चीज vp। ठीक। अब देखिए ये द्रव्यमान तो दिया है ना, ये द्रव्यमान देखिए ये दिया है। ठीक। द्रव्यमान क्या है बच्चों, द्रव्यमान का ये पूरा का पूरा द्रव्यमान का मान दिया है, इसी पर पुट कर देंगे और लेमडा P और ये दोनों कह रहा है समान है, ये दोनों समान है। ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, समान है का मतलब क्या है भाई, अगर ये दोनों समान है तो हम इसको एक 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको काट दीजिए, समान का मतलब चाहे लेमडा P बराबर लेमडा, यहाँ पे लेमडा A बराबर लेमडा P लिख दीजिए, या लेमडा P बराबर लेमडा A लिख दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे तो मतलब कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और यहां पर m∞ की जगह पर 4mp लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, mp रहेगा ही, और यहां पर बच्चों v∞ है और नीचे क्या है, यहां पर v, मतलब यहां पे vp है, तो ये से ये भी कट गया। और जो आपका रेशियो निकल कर आया, किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, प्रोटॉन और अल्फा कण के, मतलब इनकी चालों का, प्रोटॉन की चाल, तो यहां पर जगह इधर देखिए, इधर लिख देते हैं थोड़ा, प्रोटॉन की चाल है, तो प्रोटॉन की चाल है तो Vp/v∞ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4/1, यानी रेशियो निकलकर कितना आया, 4:1 आ गया। तो देखिए कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपका माइंड कितना काम कर रहा है भाई, ये आप पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे तो यही रहेंगे, वहां तक दिमाग जाएगा ही नहीं,
भाई उनको फार्मूला ही नहीं पता है और फिर उसके बाद यही गाथा गाते फिरेंगे कि आप जो पढ़ाते हो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ऐसे नहीं आएगा। हमने बताया ना, फिजिक्स कोई हलवा नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छों का तेल निकल जाता है भाई। अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो समझ लीजिए ईश्वर ही आपकी रक्षा करे, ईश्वर ही आपकी मदद करे। बाकी हम तो हमेशा शुभकामनाएं आपको देंगे बच्चों, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो, हमारी यही विशेष है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, ठीक, तो कह रहा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई आपको मान लेते हैं फार्मूला ही नहीं पता, क्या आप एक शब्द नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन समीकरण होता है ना। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि वर्तमान चाल, अब यहां से देखो कुछ बातें हमें समझ में आ रही है। ये जो डेल्टा ई है बच्चों, ये क्या है, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, द्रव्यमान क्षति। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति के अनुक्रमानुपाती है। और दूसरा क्या है, प्रकाश के चाल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, यहीं से अगर पूछ लिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि बंधन ऊर्जा पर क्या मतलब बंधन ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करता है, तो भाई प्रकाश के चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के अनुक्रमानुपाती। तो क्वेश्चन तो कई तरह के बन रहे हैं ना, यहीं से ये आपको समझना होता है। तो भाई ये क्या है, इसके अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब बच्चों जो बंधन ऊर्जा है वो क्या है, सी प्रकाश की चाल कितना कह रहा है, 1/3 कर दें भाई, 1/3 करके आप वर्ग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो बंधन ऊर्जा हो जाएगा वो क्या है, 1/9 भाग, यानी 1/9 गुना हो जाएगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। हमारे ये बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है बच्चों कि क्वेश्चन मतलब कई तरह से घुमाकर पूछ सकता है। जैसे एक लाइक दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। जैसे किसी में पूछ लिया भाई कि टाउ बराबर क्या है, पीई साइन थीटा। तो देखिए किसी में यही पूछेगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। किसी में पूछेगा कि लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी में पूछेगा कि बल आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तो किसी में बच्चों इसी पर न्यूमेरिकल दे देगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को जब पढ़ा जाता है ना, तो उससे संबंधित सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के हम उस टॉपिक पर पूरी तरह से कब्जा कर पाते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में ये मान के चलिए कि भाई 30 क्वेश्चन तो मतलब 30 नंबर के तो आप कर ही सकते हैं। और जो एकदम बेकार हैं तो भाई इंटरमीडिएट एग्जाम है, यूपी बोर्ड भाई अपने यहाँ का अगर हम बात करें सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो कुछ नहीं पढ़े हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। 5 नंबर भी आपको महंगे लगेंगे, 5 नंबर भी बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक, तो इन बातों का ध्यान देना कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं, कैसे भी आए हमें डरना नहीं बच्चों। जो चीज नहीं पता है उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया है, किसे कहते हैं नहीं पता, उसका मात्रक याद है लिख दीजिए, फार्मूला याद है लिख दीजिए, उसका बीमा याद है लिख दीजिए। कोई चीज नहीं पता है उससे संबंधित उसी चैप्टर के टॉपिक को और कुछ लिखने का बनाकर लिखने का प्रयास करिए। भले 4 नंबर का है भाई, 2 नंबर मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, भले 1 नंबर मिल जाएंगे, बहुत है, ये बात ध्यान में रखना। तो बस यही बताने के लिए आज के ये वीडियो आपके बीच में लाए हैं। बाकी आपको शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, जाइए बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।